हाय, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? क्या हाल चाल भाई लोग? चैप्टर खत्म करें? हाय, राधे राधे सुरभि। हाय लक्ष्मीकांत, मनु, त्रिमन। क्या हाल चाल है? चैप्टर खत्म करें? मिल्क सिक्रीशन अलीशा प्रोलैक्टिन कराता है, प्रोजेस्ट्रॉन उसमें हेल्प करता है, पर वो सेकेंडरी है मिल्क प्रोडक्शन में प्रोलैक्टिन प्राइमरी है। और जो मिल्क इजेक्ट कराता है वो ऑक्सीटोसिन है। और भाई, क्या हाल चाल है तुम लोगों के? चलो देखो, आज मैं तुम लोगों को बताती हूँ टॉपिक अपने क्या क्या रह गए, क्या क्या करना है अपन ने। कुछ नहीं बचा बेटा, कुछ नहीं बचा। पीनियल ग्लैंड जो हम लास्ट में करेंगे। मुझे पीनियल ग्लैंड बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे इसके फंक्शन नहीं समझ में आते। सब सब ग्लैंड्स के फंक्शन चुराने की कोशिश करता है, ये चोर है, ये चोर। इसलिए इसको लास्ट में करेंगे, चोरों को हम पहले नहीं करते। पहला जो टॉपिक करेंगे हम, हॉर्मोन्स ऑफ जीआईटी। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के कुछ कुछ हॉर्मोन्स बात करेंगे। हार्ट का एक हार्मोन पढ़ेंगे, किडनी का एक हार्मोन पढ़ेंगे। फिर मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ये 3 टॉपिक है बेसिकली। ये 3 टॉपिक है। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा आप लोगों का, और क्या कहते हैं, परसों इसका टेस्ट हो जाएगा। आज वेंसडे, थर्सडे को टेस्ट नहीं है, फ्राइडे को टेस्ट है। फ्राइडे को इसका टेस्ट हो जाएगा। और जो आप +2 के बच्चे पूछ रहे हो कि सुबह 7 बजे क्लास लगेगी, अब 4 बजे लगेगी, वो मैं बता देती हूँ, ऐप पे बता दूंगी वो। ठीक है। बाकी सब ठीक, जिंदगी ठीक, सब सही चल रहा है। परेशान तो नहीं हो किसी बात से? सुबह क्लास नहीं लगी थी, इस बात से थोड़ा परेशान हो सकते हो, लाइट चली गई थी तो क्लास नहीं लग पाई। प्रणव, मैं तेरे को सब लिस्ट बनवा दूंगी, पेप्टाइड हार्मोन की, स्टीरॉयड हार्मोन की, सब लिस्ट बनवा दूंगी, टेंशन ना ले। कल +1 की क्लास नहीं होगी, +1 की क्लास आज डन है अपनी। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी भी अपनी डन है। अब अगले हफ्ते होगी +1 की क्लास अपनी। टेलीग्राम लिंक शिखा, सुबह वाली क्लास में दूँ? यूट्यूब पे लिंक दूंगी फिर। हाय आशीष। चलो बस खत्म करते चैप्टर, क्या करना है अब? क्या करेंगे बेटा, परेशान होके, है ना? आओ चैप्टर खत्म करें। और भाई यूट्यूब वालों, क्या हाल चाल है तुम लोगों के? सब बढ़िया? तुम लोगों का चैप्टर सही चल रहा है? कल चैप्टर खत्म करते हैं। मुझे अच्छा इस वीडियो के नीचे ये जरूर बताना चैप्टर तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, और किस लेवल का समझ में आया है। मज़ा आया ना पढ़ने में? एनसीईआरटी की लाइनें लर्न हुई ना? अगर टेस्ट देने बोलेंगे तो टेस्ट अच्छे से दे पाओगे ना, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाय। हाय। चलो देखो, पहले हॉर्मोन्स ऑफ जीआईटी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इधर आओ। हॉर्मोन्स ऑफ जीआईटी ना 4 हॉर्मोन्स है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। हॉर्मोन्स ऑफ जीआईटी, जीआईटी का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो मतलब स्टमक, इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन, ट्रैक्ट मतलब रास्ता। तो बेसिकली जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है ना, उसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कह देते हैं, जो तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, जो कि मुंह से शुरू होती है और एनस पे खत्म होती है। एक पतली सी ट्यूब होती है हमारी बॉडी के बीच में से ऐसे रन कर रही होती है। तो उस ट्यूब को हम जीआईटी या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कह देते हैं। अब पूरा जीआईटी मेरा एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर सेल्स उसके एंडोक्राइन फंक्शन नहीं कर रहे। हॉर्मोन्स के लिए बहुत कम सेल्स बीच बीच में है, कुछ बहुत कम टिश्यूज़ हैं। बाकी सारा सेल, बाकी सारे टिश्यू तो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं ब्लड में। तो जीआईटी का मेन फंक्शन जो होता है, मेन फंक्शन जो होता है,
इट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो इसलिए फूड, इसलिए हम इसे एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोलते, क्योंकि इसका मेन फंक्शन हार्मोन रिलीज करना है ही नहीं। बीच बीच में कुछ सेल्स पड़े हुए हैं जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं, तो बस हमें वो हार्मोन पड़ रहे हैं। 4 हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है ये, जो कि बहुत सिंपल और लॉजिकल है, आपको आराम से समझ में आएगा। जीआईटी पहले हम बना लेते हैं। ये मेरा स्टमक है। अब तो डाइजेस्टिव सिस्टम हट गया हमारे सिलेबस से, नहीं तो ये तो आपको डायग्राम जी जान से याद होता है। ये आपका स्टमक है। स्टमक के नीचे आपकी यहां से इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पार्ट को ड्यूडेनम कहते हैं। ड्यूडेनम में यहां पे ऐसे पैंक्रियाज ओपन होती हैं, जो कि अपने एंजाइम्स ड्यूडेनम में ऐसे रिलीज करती हैं, और साथ में यहाँ पे इसी डक्ट में ऐसे गॉल ब्लैडर भी ओपन होता है। ये गॉल ब्लैडर है बेटा। गॉल ब्लैडर के अंदर एक सिक्रीशन होती है जिसको हम बाइल बोलते हैं, जो कि लिवर बनाता है। ये लिवर के नीचे छुपा होता है गॉल ब्लैडर। यहाँ पे ऐसे ऐसे आपका लिवर होता है, यहाँ पे ऐसे लिवर होता है। लिवर के नीचे यहाँ पे ये दिस इज लिवर। लिवर के नीचे से गॉल ब्लैडर छुपा होता है, इसमें बाइल भरा होता है। बाइल एक सिक्रीशन होती है जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है। तो यहाँ से बाइल यहाँ से रिलीज होके यहाँ पैंक्रियाटिक डक्ट में जाता है, और फिर पैंक्रियाज और बाइल दोनों मिलके यहाँ से ऐसे ड्यूडेनम में रिलीज होते हैं। ये बेसिक सा डायग्राम है। ये आपकी जीआईटी है, ये आपकी जीआईटी है। स्टमक भी जीआईटी का पार्ट है, ड्यूडेनम भी जीआईटी का पार्ट है। इतना एक बार इसको डायग्राम को बनाओ, फिर मैं समझाती हूँ 4 हार्मोन्स। हाँ हाँ, जिसने कभी पहले नई क्लास लगाई, मस्त क्लास जाएगी। तुम लगाओ तो सही, टेंशन ना लो। तुम्हें पहले क्या आता है क्या नहीं आता, टेंशन ना लो, पढ़ो आराम से। ये डायग्राम बन गया, ये हमारा पैंक्रियाज है। अब देखो होता क्या है, अब देखो होता क्या है। जब फूड यहाँ से एसोफेगस से, यहाँ से फूड स्टमक में आता है, यहाँ पे दिस इज फूड। जब स्टमक में आता है, ठीक है, फूड जब स्टमक में आता है, तो स्टमक के ग्लैंड्स, यहाँ पे स्टमक के ग्लैंड्स है, ऐसे स्टमक के ग्लैंड्स है, इनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। इनको कैसे पता चलेगा कि खाना आ गया है, खाना आ गया है और यहाँ से अब हमें एंजाइम्स रिलीज करने हैं? इनको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से अब हमें एंजाइम रिलीज करने हैं, डाइजेशन के लिए एंजाइम रिलीज करने हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसको हम पेप्सिनोजन कहते हैं। प्लस ये साथ में HCl भी रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज करते हैं। पेप्सिनोजन एक एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, HCl की प्रेजेंस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। और पेप्सिन जो है एक्टिव एंजाइम है, मतलब ये काम करता है, एक्टिव प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है हमारे फूड के, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ठीक है। तो यहां से ये एंजाइम पेप्सिनोजन और HCl रिलीज करने का काम करता है। फिर यहाँ पे स्टमक की कैविटी में पेप्सिनोजन जो है पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ने के काम आता है, फूड में प्रोटीन को तोड़ने का काम आता है। लेकिन इस ग्लैंड को पता नहीं चल पाता अपने आप से, इस ग्लैंड को अपने आप से पता नहीं चल पाता कि फूड आ गया है। इसको बताता है यहाँ पे पड़ा हुआ एक सेल, एक सेल, ठीक है, जो कि एक बेसिकली हार्मोन रिलीज करता है। एक सेल होता है जो कि एक हार्मोन रिलीज करता है। सेल का नाम आपको नहीं पता करने की जरूरत है, हार्मोन का नाम करने की जरूरत है। यहां से एक हार्मोन रिलीज होता है गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है जब फूड आता है, यहाँ पे जब फूड आता है तो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है। ये गैस्ट्रिन हार्मोन तुम्हारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे जाता है और फिर यहां से बोलता है कि एंजाइम सिक्रीट करना शुरू कर दो, फूड आ चुका है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड बेसिकली डम्ब होते हैं, डम्ब, आंख बंद है इनका, इनको कुछ नहीं दिख रहा, फूड आ रहा है नहीं आ रहा है, इनको कुछ नहीं पता। ये तब अपना एंजाइम सिक्रीशन करेंगे जब इनको पीछे से एक हार्मोन धक्का मारेगा कि चल 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 जल्दी एंजाइम रिलीज कर, फूड आ गया है। वो जो हार्मोन धक्का मारता है उसको गैस्ट्रिन हार्मोन बोलते हैं। तो गैस्ट्रिन हार्मोन यहाँ पे फूड को सेंस कर लेता है, फूड को सेंस कर लेता है, फिर ये ब्लड में रिलीज हो जाता है
और ब्लड में रिलीज होकर फिर ये ब्लड के थ्रू इन्हीं ग्लैंड्स के पास जाता है और इनको एक्टिवेट कर देता है ताकि इंजाइम्स रिलीज हो जाए और हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाए। गैस्ट्रिन समझ में आया? गैस्ट्रिन समझ में आया? बोलो। गॉबलेट सेल नहीं बेटे, गॉबलेट सेल तो म्यूकस रिलीज करता है, वो नहीं। ठीक है, अब ये फूड यहां से नीचे आ गया, ड्यूडेनम में आ गया, ड्यूडेनम में आ गया फूड। अब मुझे बताओ क्या यहां से इंजाइम सिक्रीशन की जरूरत है? जब फूड आपका नीचे ड्यूडेनम में आ गया तो अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब पेट खाली हो चुका है, स्टमक खाली हो चुका है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वहां पे क्या करेंगे सिक्रेट करके? तो इनको चुप कराने की जरूरत है। चुप कराने के लिए यहाँ पे एक और प्रकार के सेल्स होते हैं ड्यूडेनम में लगे हुए, ऐसे एक और प्रकार के सेल्स होते हैं जो कि एक हार्मोन रिलीज करते हैं। इनको पता चल जाता है कि फूड यहाँ पे आ गया, फूड ड्यूडेनम में आ गया। अगर फूड ड्यूडेनम में आ गया तो इनको पता है कि अब यहाँ पे पेट के ग्लैंड्स को, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को चुप कराने की जरूरत है। तो यहां से एक हार्मोन रिलीज करते हैं GIP। GIP का फुल फॉर्म है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, नाम से पता चल रहा है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को इनहिबिट कर देगा। ये जाके अब इन ग्लैंड्स को बोलेगा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कोई जरूरत नहीं है अब कुछ भी रिलीज करने की, तुम्हारे यहाँ पे फूड ही नहीं है। जब फूड नहीं है तो रिलीज करके क्या करोगे? चुप रहो अब। समझ में आ गया? तो क्या मैं ये कह सकती हूँ जब फूड स्टमक में है तो गैस्ट्रिन रिलीज होगा, गैस्ट्रिन इनको बताएगा कि फूड स्टमक में अभी तुम्हें एंजाइम रिलीज करने की जरूरत है, तो ये रिलीज कर देंगे। ये अंधे हैं, इनको खुद कुछ नहीं पता गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। फिर जब फूड ड्यूडेनम में आएगा तो यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होगा GIP, जो कि कहेगा चुप हो जा भाई, चुप हो जा, तुम्हें नहीं दिखता, मैं बता रहा हूँ। रोक लेगा कि भाई भाई प्लीज अब सिक्रेट करने की जरूरत नहीं, फूड जा चुका है, अब क्या कर रहा है HCl सिक्रेट करके, पेप्सिनोजन सिक्रेट, अब मत कर। तो ये चुप हो जाएंगे। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि गैस्ट्रिन और GIP आपस में एंटागनिस्टिक है? लिटिक का मतलब ब्रेकडाउन है, बिल्कुल निपज्योति। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि GIP और गैस्ट्रिन आर बेसिकली एंटागनिस्टिक हार्मोन्स? पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है अलीशा, फूड के प्रोटीन को तोड़ता है। दो हार्मोन डन, बस दो हार्मोन हो रहे हैं। पेंक्रियाज, जो कि एक्सोक्राइन पेंक्रियाज की बात हो रही है यहाँ पे बड़े बड़े ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इंजाइम्स रिलीज करते हैं ऐसे, जिनको एसिनाई बोलते हैं, मैंने बताया था। इनको हम कहते हैं एसिनाई। एसिनाई रिलीज इंजाइम्स, ये इंजाइम्स रिलीज करते हैं, सिर्फ इंजाइम रिलीज करते हैं, और भी चीजें रिलीज करते हैं, प्लस वाटर रिलीज करते हैं ये, प्लस ये बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज करते हैं। तीन चीजें रिलीज करती हैं एसिनाई, एक्सोक्राइन पार्ट है, कहां पे रिलीज करेंगी? यहां से ऐसे रिलीज करेंगी। तीन चीजें, पहला इंजाइम, दूसरा वाटर, और तीसरा बाइकार्बोनेट आयन। अब ये भी अंधी है, पैंक्रियाज भी अंधी है, इनको नहीं दिख रहा कि कब ड्यूडेनम में फूड आया कि नहीं आया है। फूड आ गया है तो चलो अब मैं रिलीज कर देती हूँ, तो इनको कौन बताएगा कि फूड आ गया है? यहाँ पे एक्चुअली दो हार्मोन्स हैं जो पैंक्रियाज को बताते हैं कि अब तुम्हें चीजें रिलीज करने की जरूरत है। एक हार्मोन है जो बहुत ज्यादा अपने आप को सीक्रेट एजेंट बनता है, वो यहीं पे ड्यूडेनम के सेल से निकलता है, उसको हम कहते हैं सीक्रेटिन। मैं आगे बना रही हूँ ये वाली चीज आगे बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत क्राउडेड हो गया है। ठीक है, सेम डायग्राम मैं यहाँ बना रही हूँ। ये पैंक्रियाज है ऐसे, ये गॉल ब्लैडर है ऐसे,
और ये डूडेनम है, ये डूडेनम है। ठीक है, यहां से एक हार्मोन निकलता है बहुत प्यार से, बहुत चुपके से, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड। उससे पहले कोई हार्मोन ही डिस्कवर नहीं हुआ था, तो हमने उसका नाम रखा सीक्रेटिन। ये देखो सीक्रेट चीज मिल गई, एक नई चीज मिल गई, हार्मोन मिल गया बॉडी में। सीक्रेटिन वाज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड। तो ज्यादा सीक्रेट एजेंट बनता है, यहां से रिलीज होता है ड्यूडेनम से, ब्लड में ऑफ कोर्स सीक्रेटिन, एंड इट अफेक्ट्स एक्सोक्राइन पैंक्रियास। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास को ये अफेक्ट करता है। तो चुप चुप के जाता है, ब्लड से ऐसे ऐसे करता है, वो अपनी गन लेके सीक्रेट बन के ऐसे जा रहा है, टाड़ा टाड़ा। और फिर जाके पैंक्रियास को कहता है अरे अरे अपना एक्सोक्राइन पोर्शन रिलीज कर दो। ये सारा जोर सीक्रेट बनने पे निकल जाता है, सीक्रेट होने पे निकल जाता है कि मुझे कोई पकड़ ना ले। काम ज़्यादा नहीं कर पाता, सारा इसका जोर सीक्रेट बनने पे ही लग जाता है। काम ये करता है जाके सिर्फ यहाँ से क्या रिलीज कराता है, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। कोई एंजाइम नहीं रिलीज करा पाता ये, ज़्यादा ये सीक्रेट बनने लगा था ना, बस सीक्रेट बनने में लग जाता है, कुछ नहीं। एक्सोक्राइन पैंक्रियास से सिर्फ वाटर प्लस बाइकार्बोनेट आयन रिलीज कराता है, ज़्यादा कुछ नहीं पता। आए बड़े सीक्रेट एजेंट ये नलायक। तभी एक और हार्मोन होता है, वो कहता है यार रुको, तुमसे ना हो पाएगा, मैं बताता हूँ। यहां से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं CCK, कॉली। ये लास्ट हार्मोन है GIT का, कॉली सिस्टोकाइनिन। जितना बड़ा इसका नाम है, इसका काम भी उतना ही बड़ा है। कॉलिसिस्टोकाइनिन दो जगह काम करता है। पहले तो ये एक्सोक्राइन पैंक्रियास पे जाता है, कहता है चुपचाप एंजाइम रिलीज कराओ, बहुत हो गए तुम्हारे नखरे, और ये एक्सोक्राइन पैंक्रियास से एंजाइम्स रिलीज करा देता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज करा देता है। ठीक है, दूसरा ये जाता है गॉल ब्लैडर पे, और गॉल ब्लैडर से बाइल रिलीज करा देता है। गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर्ड होता है ना, यहाँ से बाइल रिलीज करा देता है, कहता है तुम भी इधर आओ, चलो निकलो यहाँ से, बाइल रिलीज करा देता है। तो जितना बड़ा भाई का काम है उतना ही भाई का नाम, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा भाई का काम भी है। ये एक्सोक्राइन पैंक्रियास से एंजाइम रिलीज कराता है, दूसरा गॉल ब्लैडर से बाइल रिलीज कराता है। किस किस को चार हार्मोन समझ में है? पहला सिक्रेटिन, दूसरा GIP, दोनों स्टमक के ग्लैंड्स पे एक्ट करते हैं। सिक्रेटिन स्टमक के ग्लैंड्स को एक्टिवेट करके वहां से एंजाइम्स और HCl रिलीज कराता है। GIP ड्यूडेनम से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है आपको ये भी पता होना चाहिए, और कहाँ काम करता है आपको ये भी पता होना चाहिए। गैस्ट्रिन स्टमक से रिलीज होता है, स्टमक पे काम करता है। GIP ड्यूडेनम से रिलीज होता है, स्टमक पे काम करता है, इनहिबिटरी एक्शन है गैस्ट्रिक ग्लैंड पे। दो कंप्लीट है ऐसे। देन ड्यूडेनम से दो और रिलीज होते हैं, सिक्रेटिन और CCK। सिक्रेटिन और CCK। सिक्रेटिन एक्सोक्राइन पैंक्रियास पे एक्ट करता है और यहां से दो चीजें रिलीज कराता है, H2O प्लस बाइकार्बोनेट आयन। CCK भी ड्यूडेनम से ही रिलीज होता है और एक्सोक्राइन पैंक्रियास पे ही एक्ट करता है, लेकिन पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को रिलीज कराता है। CCK का एक और काम है, ये जाके गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है बाइल रिलीज करने के लिए। बाइल लिवर में बनता है, बनता लिवर में है, स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है। खत्म बेटा, GIT के हॉर्मोन्स खत्म। नोट हो तो बताना। वंशिका, 2 बार समराइज कर चुकी हूं मैं ऑलरेडी। दो बार पढ़ाने के बाद 2 बार समराइज कर चुकी हूँ।
किस किस को इजी लगी है ये बात? ऋषिका को तो इजी लगी है, बाकी बताओ। कैसी बातें कर रहा है प्रज्वल? कौन सा दिमाग के ऊपर से गया डायग्राम? लाओ टेबल फॉर्म में बना लेते हैं, दिक्कत ही नहीं बेटा कोई। टेबल फॉर्म में बनाओ। गॉल ब्लैडर जीआईटी नहीं है बेटा, गॉल ब्लैडर जीआईटी के साथ लगी हुई चीज है। हाँ श्रेया, पॉसिबल है, पढ़ना पड़ेगा। डन 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 डन। आगे चलेंगे। हार्ट से आपको याद होगा, किडनी से आपको याद होगा एक सिस्टम होता है रास, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ये अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा हुआ है, एंजियोटेंसिन सिस्टम। जो बच्चों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पढ़ा उनको हो सकता है ये चीज़ ना आए, बट उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं बता देती हूँ क्या करता है। ये बेसिकली ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, ठीक है। हार्ट को ज़्यादा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसके अगेंस्ट, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के अगेंस्ट हार्ट एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं एट्रियल नाट्यूरेटिक फैक्टर। नाट्रियम अगर आपको पता हो, Na सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है ना Na, ये नाट्रियम से आता है। नाट्रियम सोडियम का नाम है, पता नहीं कौन सी भाषा में, ठीक है। तो बेसिकली ये सोडियम से रिलेटेड होता है इसका काम। मैं बताती हूँ क्या काम होता है। इसको ANF भी बोलते हैं, प्यार से ANF भी बोलते हैं। अब क्या है, जब हार्ट को नहीं पसंद कि यार इतना ज़्यादा प्रेशर, हार्ट BP बढ़ रहा है रास की वजह से, रास के साथ कौन लग जाता है, रास के साथ कौन लग जाता है, एल्डोस्टेरॉन भी लग जाता है रास के साथ BP बढ़ाने में, प्लस ADH भी लग जाता है। ये सब मिलके BP बढ़ाते हैं, ये सब मिलके BP बढ़ाते हैं। एल्डोस्टेरॉन ऊपर सोडियम, ब्लड के अंदर सोडियम और पानी खींचता है, ADH भी ब्लड के अंदर सोडियम और पानी खींचता है,
है ना। जब ब्लड में यार इतना सोडियम और पानी खींचोगे तो बीपी तो बढ़ना ही है ना। तो बीपी बढ़ा हुआ हार्ट को परेशान करता है। हार्ट कहता है उफ इतना बीपी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता यार, इतना बीपी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हार्ट रिलीजेज एएनएफ, इन सब के अगेंस्ट काम करता है एएनएफ। तो ये सारे और एएनएफ एंटागनिस्टिक है। तुम और तुम सारे एंटागोनिस्टिक हो। गोनिस्टिक हो कौन कौन, ये और ये सारे एंटागनिस्टिक है, ऑपोजिट है। ये बीपी बढ़ाते हैं, बीपी कम करता है। ये क्या करता है, पहला काम तो ये करता है, ये वेजोडाइलेटर है। वेजोडाइलेटर का मतलब समझते हो, ब्लड वेसल अगर ऐसे थी तो ये इसको डायलेट करके ऐसे फुला देगा। अब यार अगर पाइप का डायमीटर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बीपी तो गिरेगा ना, बीपी तो गिरेगा ना। ठीक है। दूसरा जो वो है वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ फंक्शन, नाट्रियम को यूरिन में ज़्यादा रिलीज कराता है एएनएफ। सोडियम का यूरिन में क्वांटिटी बढ़ा देता है। यार यूरिन में निकालो इस सोडियम को, यार सोडियम निकलेगा तो पीछे पीछे पानी भागेगा, बिकॉज सोडियम इज द वाइफ ऑफ वाटर। सोडियम इज एन आयन, आयन्स आर ऑस्मोलाइट्स, पानी ऑस्मोलाइट्स के पीछे भागता है। तो ये यूरिन में ज़्यादा नेट्रियम बहा देता है तो उसके पीछे पानी भागता है। बेसिकली ये दो तरीके से, ये एक तो पानी कम करता है ब्लड में, ऊपर से वेजोडाइलेशन कर देता है, बीपी गिरा देता है। लेकिन ये जो दूसरा नेट्रियम वाला पॉइंट है ना, सोडियम वाला पॉइंट है, एनसीईआरटी में दिया, एनसीईआरटी में सिर्फ वेजोडाइलेटर दिया हुआ है। एएनएफ सही है, एएनएफ सही है। तीसरा पॉइंट है किडनी का, थर्ड हार्मोन है किडनी का। किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है इरिथ्रोपोइटिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है बेटा, इस पर नीट में क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ये आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इरिथ्रो मतलब आरबीसी से रिलेटेड है, इरिथ्रो मतलब रेड, इरिथ्रोपोइटिन आरबीसी प्रोडक्शन कराता है। इसको ऐसा कैसा रट्टा मार लो, पीवाईक्यू में बहुत बार आ चुका है ये। अब मेरी बात सुनो, आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ाने वाले कौन कौन से हार्मोन्स आ गए तुम्हारे पास, आरबीसी प्रोडक्शन करने वाले कौन कौन से, हेल्प करने वाले कौन कौन से हार्मोन आ गए, लिस्ट बनाओ जरा मेरे साथ। एक तो इरिथ्रोपोइटिन की बात हुई है अभी, और बताओ, दो और हैं, जल्दी बताओ कौन है। आशुतोष मेरे को एग्जैक्टली बता क्या नहीं समझ में आया एग्जैक्टली, फिर मैं वापस जाके समझाऊंगी। बोलो। कॉर्टिसोल, थायराइड, याद रखने हैं। नोट करो इसको। हमारे हॉर्मोन्स ऑफ जीआईटी किडनी वो वाले खत्म है। प्लीज एक बार एनसीईआरटी रीड कर लो इसकी, मैं वेट कर रही हूँ। साक्षी तू बेटे पढ़ती लिखती है कि नहीं, टीसीटी और पीटीएच आरबीसी से कहाँ रिलेटेड है, कैल्शियम से रिलेटेड है। परसों ही है बेटा इसका टेस्ट, निपज्योति, कल नहीं है। एनसीईआरटी रीड करो प्लीज। हाँ हार्मोन एक्शन पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना मासूम। नर्वस सिस्टम एंड न्यूरल सिस्टम सेम है ऐश्वर्या। जो +2 की क्लासेस हैं कल से 4 बजे ही लगाऊंगी बेटा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 4 बजे ही लगेगी। सैटरडे को देख लेंगे, थर्सडे फ्राइडे 4 बजे लगेगी। चलो मैं देखती हूँ एक बार, ये मैं एक बार टीम से डिस्कस कर लेती हूँ कब लगानी चाहिए, फिर मैं बताती हूँ, रुक जाओ अभी।
थैंक यू वंशिका। काजली बेटे, अगर कोई क्वेश्चन पूछोगे जिसको आंसर की रिक्वायरमेंट है तो मैं जवाब बिल्कुल दूंगी। आप मुझसे ये पूछते हो मैम आपको मेरे को मेरे मैसेज मिल रहे हैं या नहीं, तो मैं अब इसका क्या जवाब दूं? आप मेरे से क्वेश्चन पूछो। इरिथ्रोपोइटिन सौम्या जेजी सेल से रिलीज होता है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से रिलीज होता है। ये आप पढ़ लोगे बड़े प्यार से। Endocrine glands and their hormones mentioned earlier, hormones are also secreted by some tissues that are not endocrine glands, अब जैसे कि एट्रियल वॉल हार्ट की एएनएफ बनाती है, ठीक है, बीपी कम करती है, सब पढ़ लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। केमिकल नेचर ऑफ हॉर्मोन्स में आ जाओ। देखो हॉर्मोन्स दो प्रकार के केमिकल नेचर में हम उसको ब्रॉडली बांटते हैं। लिपिड सॉल्युबल हॉर्मोन्स, मतलब जो कि लिपिड में डिसॉल्व हो जाएंगे, जिनका खुद का केमिकल नेचर लिपिड लिपिड है। और वाटर सॉल्युबल हॉर्मोन्स, आपकी एनसीईआरटी में इस तरीके से नहीं दिया हुआ, वाटर सॉल्युबल और लिपिड नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि इससे समझना आसान हो जाता है। लिपिड सॉल्युबल हॉर्मोन्स की दो कैटेगरीज हैं। पहला स्टीरॉयड हॉर्मोन्स। अब स्टीरॉयड के नाम से ही हमें डर लगता है कि यार स्टीरॉयड तो गंदी चीजें होती हैं, तो जो एथलीट्स स्टीरॉयड खाते हैं बाहर से वो वाले स्टीरॉयड है। नहीं बेटे, स्टीरॉयड्स आर एक्चुअली अ टाइप ऑफ लिपिड्स। स्टीरॉयड्स आर एक्चुअली टाइप ऑफ लिपिड्स। एक टाइप का लिपिड है, फैट है स्टीरॉयड। तो यहां पे जो स्टीरॉयड है जिससे ये सारे हॉर्मोन्स बन रहे हैं, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल which is a steroid is precursor, मतलब इससे बनता है precursor of all steroid hormones। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल खुद स्टीरॉयड है तो इससे बनने वाले सारे हॉर्मोन्स भी स्टीरॉयड हॉर्मोन्स कहलाते हैं। सारे ओवेरियन हॉर्मोन्स जो होते हैं वो स्टीरॉयड हॉर्मोन्स हैं। ओवेरियन हॉर्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन। देन आपके जो टेस्टिस वाले हॉर्मोन्स हैं, टेस्टिस वाले हॉर्मोन्स हैं टेस्टोस्टेरॉन। देखो इनके नाम के पीछे ही स्टीरॉन स्टीरॉन है, मतलब ये स्टीरॉयड है। टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। देन इसी कैटेगरी को आगे लेके जाऊं मैं, स्टीरॉयड्स वाली कैटेगरी को। देन तीसरी जगह जो स्टीरॉयड हॉर्मोन्स होते हैं, हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले सारे स्टीरॉयड्स होते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले सारे हार्मोन स्टीरॉयड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, कोलेस्ट्रॉल की मॉडिफिकेशन से बने हुए हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल, जैसे कि एल्डोस्टेरॉन। देखो नाम में इनके जनरली स्टीरॉन आ रहा है क्योंकि ये स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं। तो ये सारे के सारे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, चाहे वो हमारी ओवरी से निकलते हो एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन, चाहे वो टेस्टिस से निकलते हो टेस्टोस्टेरॉन, या फिर वो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हो। कॉर्टेक्स से क्या निकलता है? कॉर्टिसोल निकलता है, एल्डोस्टेरॉन निकलता है, और जो रेटिकुलरिस से जो सबसे अंदर लेयर है उससे एंड्रोजन्स ही निकलते हैं। तो मतलब वो टेस्टोस्टेरॉन वगैरह ही निकलते हैं। LH FSH बिल्कुल भी नहीं लाएगा। LH FSH आर प्रोटीन हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। सारे पिट्यूटरी के हार्मोन्स पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, सारे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। आपको सिर्फ 3 कैटेगरी पता होनी चाहिए, 3 कैटेगरी के अलावा सारे के सारे पेप्टाइड हार्मोन्स हैं बेटा। सिर्फ आपको ये याद करना है कि कौन से पेप्टाइड हार्मोन नहीं है, बाकी सब पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी जो आपकी स्टीरॉयड हार्मोन्स की है
वो है आइडोथायरोनीन्स। आइडोथायरोनीन्स नाम से पता चल रहा है दीज आर बेसिकली थायराइड हॉर्मोन्स। थायराइड हॉर्मोन्स कैसे बनते हैं? टायरोसिन नाम का अमाइनो एसिड होता है। टायरोसिन नाम के अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, एक साइड देखो सब अमाइनो एसिड्स में ऐसे होता है, सी के एक साइड पे COH होता है, एक साइड पे NH2 होता है, एक साइड पे H होता है। ये आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ने मिलेगा। और यहाँ पे R ग्रुप होता है, ये R ग्रुप से डिसाइड होता है कि कौन सा अमाइनो एसिड है। ये वाली चीज सारी सेम होती है सारे अमाइनो एसिड में। तो जो टायरोसिन होता है उसमें यहाँ पे क्या होता है, CH2 होता है, एक रिंग होता है, बेंजीन रिंग होता है, और एक OH लगा होता है। इसकी मॉडिफिकेशन से एस्ट्राडायोल बेटा एक प्रकार का एस्ट्रोजन है मोबिन, इसकी मॉडिफिकेशन से यहाँ पे आयोडीन लग गया, यहाँ पे आयोडीन लग गया, इस तरीके से आयोडोथायरोनीन्स बनते हैं इसकी मॉडिफिकेशन से। ये जैसे कि T3 हार्मोन, T4 हार्मोन, ये सारे इस कैटेगरी में आ गए। ये भी सारे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं। दो कैटेगरीज पता चली, दो कैटेगरीज पता चली लिपिड सॉल्युबल हार्मोन की, जल्दी बताओ और नोट करो इसको प्यार से, बिल्कुल प्यार से नोट करो बेटा। गर्म पानी दे देना थोड़ा। किस किस को समझ में आया है? ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं प्रणव? जो GIT हॉर्मोन्स वाला जो पैराग्राफ है वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स लिखे हैं। ग्रोथ फैक्टर्स हमारी बॉडी से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जब हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो वो जगह जगह से ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज कराता है। ग्रोथ फैक्टर्स हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। कोलेस्ट्रॉल विच इज अ स्टीरॉयड इज प्रिकर्सर ऑफ ऑल स्टीरॉयड हार्मोन्स, मतलब सारे स्टीरॉयड हार्मोन इससे बनते हैं। प्रिकर्सर, प्रिकर्सर, प्रिकर्सर। बेटा एंड्रोजन्स जो है अलीशा, लेडी सेल्स बनाता है टेस्टिस में, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी तो बनता है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर है वहां से भी तो बनते हैं। तो हमें रुक जा, पहले समझ ले बेटा, फिर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तेरा क्लियर हो जाएगा जब तू अगली बात समझेगी। तो जब वाटर सॉल्युबल हार्मोन समझ लेगी ना, फिर तेरा क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, वाटर सॉल्युबल कैटेगरी, जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स की जो पहली कैटेगरी है वो है, एक मिनट, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, अमाइनो एसिड से बनने वाले। अब देखो आप कह सकते हो कि मैम ये भी तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, दिस इज ऑल्सो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। नहीं बेटा, इसको अलग कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि इसमें पूरा अमाइनो एसिड यूज कर लिया और फिर उस पर आयोडीन लगा दी। जो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स वाली कैटेगरी है ना, जो ये वाली कैटेगरी है, ये बिल्कुल अलग तरीके से बनती है। इसमें क्या होता है, जैसे टायरोसिन से ही, अगर मैं टायरोसिन को दोबारा लिखूं, ये टायरोसिन है, टायरोसिन से ही दो हार्मोन्स बनते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। लेकिन इसकी मॉडिफिकेशन बहुत अलग तरीके से होती है। ये लिपिड सॉल्युबल, इसकी मॉडिफिकेशन इस प्रकार से होती है कि ये लिपिड सॉल्युबल हो जाता है। सबसे पहले यहां से इसका CO2 ग्रुप हटता है, ये जो ये CO2 है ना, ये CO2 बन के उड़ जाती है, इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। CO2 जो है, ये CO2 जो है यहाँ से रिमूव हो जाती है, इसी से इसका केमिकल नेचर चेंज हो जाता है, ये लिपिड सॉल्युबल की जगह वाटर सॉल्युबल हो जाता है। दूसरी बात, यहां पे तुम्हें कैटिकोल रिंग पता है? डू यू नो कैटिकोल रिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? कैटिकोल रिंग होता है जब बेंजीन पे दो OH लगे हों और वो साथ साथ लगे हों, ऑर्थो पोजीशन पे ऐसे लगा हुआ हो, ये होता है कैटिकोल रिंग।
जब दो OH लगे हो और वो साथ साथ लगे हो, ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए हैं, एक OH की ऑर्थो पोजीशन पे दूसरा OH लगा, तो इसको कैटिकोल रिंग कहते हैं। फिर इसकी फर्दर मॉडिफिकेशन होती है, यहाँ पे एक OH लगता है, कैटिकोल रिंग बन गया, यहाँ पे ये एडिशन हो गया, कैटिकोल रिंग बन गया, और फिर और उसकी थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन होती है। इसीलिए हम इन दोनों हॉर्मोन्स को, जो कि यहाँ पे अभी तैयार होंगे, यहाँ पे बनेंगे, कौन से हॉर्मोन्स बनेंगे, एपिनेफ्रिन, टायरोसिन से बनता है ये, इसको एड्रिनालिन भी कहते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन, इसको नॉर एड्रिनालिन भी कहते हैं, एपिनेफ्रिन, ये दोनों के दोनों को हम कैटिकोलामीन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं कैटिकोलामीन्स? क्योंकि इनके अंदर कैटिकोल रिंग होता है, इनके अंदर कैटिकोल रिंग पाया जाता है, कैटिकोल रिंग पाया जाता है, इसलिए इनको कैटिकोलामीन्स भी कहते हैं। मैंने कहा था ना, मैं बताऊंगी कि कैटिकोल क्यों कहते हैं। अमाइनो एसिड प्रोटीन चेन करते हैं, बनाते हैं, मैं सौम्य मान गई, लेकिन अकेले अमाइनो एसिड की इस तरीके से अगर आप मॉडिफिकेशन कर दोगे, अकेले अमाइनो एसिड की अगर आप इस तरीके से मॉडिफिकेशन कर दोगे तो ये लिपिड सॉल्युबल हो जाता है। अमाइनो एसिड को यार तुम और चीजें इसमें ऐड कर दो तो लिपिड सॉल्युबल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? वैसे नॉर्मल अमाइनो एसिड लिपिड सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन जब मॉडिफिकेशन हो जाएगा, आयोडीन वगैरह लग जाएगा, तो लिपिड सॉल्युबल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता बेटे? ठीक है। और यहाँ पे अमाइनो एसिड की अलग तरीके से मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो ये वाटर सॉल्युबल रह जा रहा है। ठीक है, यहाँ से CO2 उड़ा दिया, बाकी चीजें आपने OH वगैरह लगा दी, वाटर सॉल्युबल हो जा रहा है ये पहली कैटेगरी हो जाएगी अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। बोलो। क्या ही कराया मैंने रिंग स्ट्रक्चर में, क्या ही याद कराया तेरे को? टायरोसिन का स्ट्रक्चर वैसे भी याद कर ले प्रज्वल, पिछली पुरानी एनसीईआरटी में था ये, इस एनसीईआरटी में तो नहीं है, बायोमोलिक्यूल्स में वैसे भी है। हाँ, टायरोसिन से बनते हैं ये दोनों प्रणव, बिल्कुल। तो टायरोसिन का स्ट्रक्चर वैसे भी याद कर ले, कैटिकोल रिंग का मत कर, तेरे को नहीं करना तो तेरे को केमिस्ट्री वाले करा देंगे। तू ये बात पूछ भी कैसे रहा है मुझे पता नहीं, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते तुम पढ़ते नहीं कैटिकोल रिंग, उसमें क्या हो गया? और जो ये वाली सेकंड कैटेगरी है वाटर सॉल्युबल की, बेटा जो बचेगा सब इसमें आ जाएंगे, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। पेप्टाइड्स कुछ नहीं होता, छोटी अमाइनो एसिड की चेन्स को पेप्टाइड बोल देते हैं, एंड प्रोटीन्स, जो बाकी बचे हुए सारे हैं बेटा सब इसमें आ जाएगा, सारे हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। ऊपर से शुरू हो जाओ, ऊपर से शुरू हो जाओ बेटा, सारे हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स देखो, और कहीं नहीं आए, यहाँ पे आएंगे। सारे पिट्यूटरी हॉर्मोन्स कहीं नहीं आए, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, फिर उससे नीचे आओ, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन कहीं नहीं आया, यहाँ पे आएगा। मेलाटोनिन सेरोटोनिन नहीं 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 नहीं, मेलाटोनिन वहाँ आएगा, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हटा रही हूँ, ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। मेलाटोनिन सेरोटोनिन एक एक अमाइनो एसिड से बनता है, कमेंट में एनसीईआरटी में देख लेती हूँ एक बार क्या लिखा है, लिखा ही नहीं है। ये मेलाटोनिन जो है एक हार्मोन से बनता है, ट्रिप्टोफैन से। मैं फिर भी एक बार इसको चेक कर लेती हूँ, पर ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में। क्या बना रही हूँ एक बार चेक करके बताती हूँ, ठीक है? जहाँ तक मुझे याद है ट्रिप्टोफैन नाम के अमाइनो एसिड से डिराइव होता है सेरोटोनिन और मेलाटोनिन, यहाँ से मेलाटोनिन बनता है। फिर भी मैं एक बार इसको चेक कर देती हूँ, एक बार मैं इसको चेक कर दूंगी, इसको 1 मिनट के लिए रुक जाओ। पहले ये वाली पूरी कर लेते हैं हम। पिट्यूटरी हो गया, पिट्यूटरी हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, पीनल ग्लैंड हो गया, ठीक है। यहाँ थाइमस, सॉरी थायराइड, थायराइड का वो है लिपिड सॉल्युबल आइडोथायरोनिन्स। पैराथायराइड PTH, पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। फिर उसके नीचे आओ, थाइमस, थाइमोजेंस। फिर उसके नीचे आओ, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड में हो गया जो कॉर्टेक्स है वो स्टीरॉयड हो गया, जो मेडुला है वो कैटिकोलामीन हो गया, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हो गया, एड्रिनल ग्लैंड को छोड़ दो। पैंक्रियाज, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ठीक है। और बताओ, टेस्टिस ओवरी वाले हो गए सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स, हार्मोन्स ऑफ GIT, GIT हार्मोन्स, ANF, एट्रियल नाट्यूरेटिक फैक्टर, सारे यहाँ पे आएंगे, सारे यहाँ पे आएंगे बेटा, नोट करो इसको। इरिथ्रोपोइटिन, हाँ सच इरिथ्रोपोइटिन रह गया,
एरिथ्रोपोइटिन। मैं एक बार मेलाटोनिन चेक कर लेती हूँ, तब तक लिस्ट बनाओ ये वाली। सही है ये मेलाटोनिन वाला ना, सही है। मेलाटोनिन वाला सही है ये, माइनस से डेरिवेटिव होता है मेलाटोनिन। टीएसएच इंक्रीज होगा तो क्या होगा? टीएसएच बढ़ेगा तो बेटा T3 T4 हार्मोन्स बढ़ जाएंगे। शिव मुबासरा टीसीटी भी बेटा, थायरोकैल्सिटोनिन लिखा नहीं मैंने, लिख लो। अच्छा रह गया, पीटीएच हो गया, टीसीटी रह गया, टीसीटी रह गया। So TCT is a thyroid hormone which is, it's a thyroid hormone, मतलब हार्मोन, थायराइड हार्मोन तो नहीं बोलना चाहिए, हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। इट्स अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड, लेकिन ये आइडोथायरोनिन में नहीं आता, आइडोथायरोनिन में नहीं आता। हाँ बेटे बहुत सारी सौम्या होती हैं, सौम्या बहुत कॉमन नाम है। जीआईटी हार्मोन्स में आ गया शिखा सीसी के। हार्मोन की कैटेगरी कंप्लीट है, आ गई है हमें। जल्दी बोलो बेटे, मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, नहीं समझ में आएगा तो। रिमन बता तो दिया एस्ट्राडायल क्या होता है बेटा। इट्स अ टाइप ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन्स आर ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। एस्ट्राडायल इज द मोस्ट कॉमन एस्ट्रोजन। याद हो गई कैटेगरीज? क्योंकि अब हमें हार्मोन एक्शन पढ़ना है कि ये कैटेगरीज काम कैसे करती हैं। याद कर लो जरा, कोई बात नहीं। थैंक यू आफीफा, आज मैं शॉपिंग करके आई हूँ। दादी आपको नंबर चेंज करना है ऐप पे बेटा, आप ऐसा करो मुझे मेल डाल दो, RITU रितु रतेवाल, RITU@gmail.com, मुझे मेल डाल दो कि मैम इस नंबर से इस नंबर पे चेंज करना है। टीम को बोल दूंगी मैं, कॉल कर देंगे वो आपको। हाँ जो थायराइड हार्मोन्स के फंक्शन है लिशा, वो सब T3 T4 के फंक्शन है। हाँ प्रज्वल, मैंने हाँ कुछ कमेंट्स पढ़े थे उस वीडियो के नीचे, जिसमें बच्चे कह रहे थे कि मैम आप तो टीचर हो, आपके लिए क्या बड़ी बात है 360 में से 360। बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात की बात नहीं है। बात यह है कि बहुत सारे टीचर्स ने पेपर दिया था, नीट 2023 भी दिया था, नीट 2024 भी दिया था। आप देखोगे तो यूट्यूब पे उनके वीडियोस पड़े हुए हैं कि मैं पेपर देना जा रहा हूँ या मैं पेपर देने जा रही हूँ। उन्होंने कभी अपना रिजल्ट अनाउंस नहीं किया। मेरे साथ और टीचर्स ने भी पेपर देते हैं नीट का, पर वो अपना रिजल्ट कभी अनाउंस नहीं करते। तो 360/360 लाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन टीचर्स अपना रिजल्ट क्यों नहीं अनाउंस करते फिर, अगर टीचर के लिए एक नॉर्मल बात है 360 में से 360 लाना। और ऐसे भी टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे अनाउंस नहीं करते, लेकिन वो पेपर देते हैं, वो भी अपना रिजल्ट कभी अनाउंस नहीं करते। क्यों? इसलिए कि 360 में से 360 लाना सिर्फ कॉन्सेप्चुअल नहीं होता है। टीचर जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम सारा दिन पढ़ाते हैं,
360 में से 360 लाने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैं तुम लोगों को भी यही समझाती रहती हूँ, बार बार हम क्लास में ये बात करते रहते हैं कि 360 में से लाना, अगर लाना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होगा। मैं तुम्हें क्यों कहती हूँ ये बार बार, क्योंकि मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता है, कितना भी अच्छा टीचर हो, कितने भी साल पढ़ा रहा है, अगर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो 360 में से 360 नहीं ला सकता। क्योंकि पढ़ाना और पेपर अटेम्प्ट करना दो अलग चीजें, दो अलग स्पेशलाइजेशंस हैं। मेरे 360 में से 360 इसलिए आते हैं या आ गए हैं क्योंकि मैं क्वेश्चंस खुद बनाती हूँ एनसीईआरटी से। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती, पर मैं बनाती हूँ क्वेश्चन बनाने में, वो क्वेश्चन सॉल्व करने से भी अच्छी तरीके से एनसीईआरटी की लाइनें रट जाती हैं। बस ये बात है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बेटर हूँ दूसरे टीचर से, नहीं, दूसरे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं पढ़ाने में, वो मेरा कहने का मतलब है ही नहीं है बिल्कुल भी। बहुत अच्छे टीचर्स हैं, इसीलिए बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पे अच्छे टीचर्स हैं बहुत सारे बायोलॉजी के, पर 360 में से 360 लाना एक स्पेशलाइजेशन है, उसका टीचिंग से कोई लेना देना नहीं है, उसका टीचिंग से कोई लेना देना नहीं है, उसका एनसीईआरटी से लेना देना है। एनसीईआरटी रट जाएगी तब 360 में से 360 आएगा, नहीं तो एक आधा क्वेश्चन गलत होता ही होता है। वही मैं वो बच्चे उस वीडियो का पॉइंट ही नहीं समझ रहे हैं। वीडियो का पॉइंट ही ये है कि बेटा टीचर तक को लाने मुश्किल होते हैं, तो आप लोग सावधान हो जाओ। आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आपने एनसीईआरटी की लाइनें ध्यान से लर्न करनी है, आपने बैक समरी पढ़ के जानी है, आपने बैक क्वेश्चन, यही तो बताना चाह रही हूं मैं उस वीडियो में। बच्चे वो पॉइंट ही इग्नोर कर दिया बेचारों ने। वो कह रहे हैं मैम, क्या मैम आपके पास तो 3 घंटे होते हैं, आप ऐसी बातें करती हो। 3 घंटे होते हैं मेरे पास, वो तो होते ही हैं, क्यों नहीं होते, ठीक है। अब हार्मोन एक्शन के बारे में पढ़ते हैं, हार्मोन एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। वाटर सॉल्युबल हार्मोन और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन बहुत ही अलग तरीके से अपना एक्शन शो करते हैं टारगेट सेल पे। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन बहुत ही अलग तरीके से अपना एक्शन शो करते हैं। एंड्रोजन्स में इरिथ्रोपोइसिस लिखा है, कहाँ पे लिखा है पलक, कहाँ पे लिखा है एंड्रोजन्स में? मैंने भी शायद, मेरे को लगता है पिछली एनसीईआरटी में ना लिखी हुई चीज़ पलक, क्योंकि मेरे को इस एनसीईआरटी में तो दिख नहीं रहा नए वाली में, क्योंकि मैंने ये पढ़ा तो है कहीं पे, शायद पिछली एनसीईआरटी में ना पढ़ा। मैम 360 लाने के लिए कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा? अफीफा, जब तक कि आपको एक ऐसे क्लैरिटी से ना आ जाए कि अच्छा ये लाइन सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ये लाइन सही है कि गलत है, ये लाइन एनसीईआरटी में प्रेजेंट है कि नहीं है, उतनी बार आपको एनसीईआरटी समरी में चेक कर लूँगी, पलक में चेक कर लूँगी बेटा, हो सकता है, क्योंकि एंड्रोजन्स का होता है एक्चुअली में आरबीसी के ऊपर रोल होता है। अब मेरे को ये नहीं याद था कि समरी में दिया हुआ है, अगर समरी में है तो वो उसमें हम आरबीसी प्रोडक्शन वाले हार्मोन में ऐड कर लेंगे। रुक जा, मैं अभी चेक कर लेती हूँ, साथ में चेक कर लेती हूँ बेटा, रुक जा। हाँ दिया हुआ है, मिल गया, इरिथ्रोपोइसिस दिया हुआ है, तो बेटा टेस्टोस्टेरोन भी ऐड कर लो, आरबीसी वाले में टेस्टोस्टेरोन भी ऐड कर लो, ये अपनी लिस्ट में टेस्टोस्टेरोन भी ऐड कर लो। थैंक यू पलक। थैंक यू। चलो आगे चलते हैं। देखो, वाटर सॉल्युबल हार्मोन कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत पोर्शन बड़ा लिपिड का बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड बाइलेयर होती है, दिस इज अ लिपिड बाइलेयर। तो इससे बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, लिपिड बाइलेयर होती है। तो ये बेचारा जाता है, ये कहता है ठीक है मुझे इस सेल की फंक्शनिंग चेंज करनी है, ठीक है, ये इसका रिसेप्टर है, ये इसका रिसेप्टर है, ठीक है। इसका रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे ही क्यों लगा होता है? ये बेचारा यहीं से क्यों, यहीं पे इसका रिसेप्टर क्यों लगा होता है? क्योंकि ये अंदर नहीं जा सकता, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर, लिपिड की बनी हुई है। तो ये वाटर सॉल्युबल है, तो वाटर सॉल्युबल चीज़ें लिपिड में से नहीं क्रॉस कर सकती, वाटर सॉल्युबल चीज़ें वाटर सॉल्युबल चीज़ों में से ही क्रॉस कर सकती है। लिपिड सॉल्युबल चीज़ें लिपिड सॉल्युबल चीज़ों से आराम से क्रॉस कर जाएंगी, लिपिड से ईजिली क्रॉस कर जाएंगी।
तो इसको यहीं बैठना पड़ता है, यहीं पे अपने रिसेप्टर के ऊपर बैठना पड़ता है, क्योंकि इसका रिसेप्टर बाहर ही लगाना पड़ेगा, अंदर तो ये जा नहीं सकता। ऐसे रिसेप्टर्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगे हुए हों, इनको मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं, क्योंकि वो तुम्हारा बेवकूफ बना सकता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे तो नहीं होते। मान लो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, तो कौन सी मेम्ब्रेन पे लगे हुए हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे लगे हुए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगे हुए हैं, तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वालों को ही बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब ये कहता है मैं क्या करूँ, मुझे तो इस सेल की फंक्शनिंग चेंज करनी थी। ये बेसिकली टारगेट सेल है आपका, दिस इज योर टारगेट सेल। अब ये इस टारगेट सेल की फंक्शनिंग कैसे चेंज करे? ये बेचारा रो रहा है, यार मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मैं तो अंदर नहीं जा पा रहा। तो ये कहते हैं भाई रुक जा। रिसेप्टर कहता है कोई बात नहीं, तू मेरे ऊपर चिपक, मैं तेरा सोल्यूशन कराता हूँ। जैसे ही ये रिसेप्टर के ऊपर चिपकता है, अंदर एक और केमिकल जनरेट होता है जो कि इसकी बात को अंदर सेल के अंदर लेके जाता है। अंदर एक केमिकल जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। देखो प्राइमरी मैसेंजर तो ये है जो कि बात लेके आया है एक सेल से, किसी एक सेल से ये निकल के ब्लड में आके, ब्लड से निकल के ये बात इस सेल तक लेके आया है। ठीक है, ये एंडोक्राइन सेल है, दिस इज बेसिकली एंडोक्राइन सेल जिससे ये हार्मोन निकला है। तो ये मैसेंजर है। मैसेंजर क्या होता है? जो एक सेल से दूसरे सेल तक बात पहुंचाए। बेसिकली जैसे जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक राज्य से दूसरे राज्य तक बात पहुंचाते हैं, उसको मैसेंजर बोलते हैं। तो बेसिकली एक सेल टू सेल मैसेंजर है ये, पर ये प्राइमरी मैसेंजर है जो पहली बार आया है। इसने एक और केमिकल जनरेट किया जिसको सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं। नीट का क्वेश्चन होता है कि बताओ कौन कौन से सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं जिनको हम जानते हैं। बेटा एक होता है IP3, IB3 नहीं IP3। IP3 का फुल फॉर्म जरा कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, IP3। एक होता है कैल्शियम आयन, एक होता है साइक्लिक AMP, CAMP भी बोलते हैं इसको, साइक्लिक AMP। ये 3 सेकेंडरी मैसेंजर्स आपको पता होने चाहिए। इनमें से कोई भी, तीनों में से कोई भी एक वो बना देता है, अंदर बनाता है। इनको सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं क्योंकि बात अंदर लेके, अंदर सेल तक बात पहुंच जाएगी। ये क्या करेगा? न्यूक्लियस को थोड़ा मैं हटा रही हूँ यहाँ से क्योंकि मेरे को थोड़ी जगह चाहिए। यहाँ पे मैं यहाँ न्यूक्लियस बना देती हूँ जैसे। ये बेसिकली कौन में से कोई भी, 1 2 3 इनमें से कोई भी, they will activate certain enzymes, और उन एंजाइम्स की वजह से आगे फर्दर सर्टेन केमिकल रिएक्शन सेल में होने लगेंगे जिससे कि सेल की फंक्शनिंग चेंज हो जाएगी। सर्टेन केमिकल रिएक्शन होने लगेंगे जिससे कि सेल की फंक्शनिंग चेंज हो जाएगी। वेरी गुड प्रणव। इनोसिटॉल फॉस्फेट, IP3 का फुल फॉर्म इनोसिटॉल फॉस्फेट। वेरी गुड। गूगल से चेक किया प्रणव? नहीं रे अफीफा, आयोडीन ट्राइफॉस्फेट नहीं है, इनोसिटॉल फॉस्फेट होता है। ठीक है, दोबारा सुनो क्या हुआ। वाटर सॉल्युबल हार्मोन कभी भी अंदर नहीं जा सकता क्योंकि ये लिपिड की बनी हुई मेम्ब्रेन होती है, लिपिड बाइलेयर होती है। तो इसके रिसेप्टर हमेशा बाहर लगे होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, जिनको मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बोलते हैं। उस पर लगते ही अंदर एक और केमिकल जनरेट होता है जिसको हम सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल है IP3CA कैल्शियम आयन या साइक्लिक AMP। ठीक है, CAMP भी बोल देते हैं इसको। ये जाके इनमें से तीनों में से जो भी बनेगा, कोई ना कोई इंजाइम अंदर एक्टिवेट करते हैं साइटोप्लाज्म में। ये बेसिकली ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे ये सब साइटोप्लाज्म है। दिस इज ऑल व्हाट? दिस इज ऑल साइटोप्लाज्म। साइटोसोल भी बोल देते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कोई ना कोई इंजाइम एक्टिवेट करते हैं जिससे कि कोई सर्टेन केमिकल रिएक्शन सेल में होने लगता है जो कि पहले नहीं हो रहा था। ठीक है, जिससे कि पूरा ये अपना इफेक्ट शो कर पाता है सेल के ऊपर। समझे? लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के लिए बहुत आसान है बेटा चीजें। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के लिए बहुत आसान है चीजें, क्योंकि भाई साहब को कोई रोक ही नहीं रहा है। ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, ये लिपिड बाइलेयर है, दिस इज लिपिड बाइलेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको, ये जो कि लिपिड बाइलेयर है। ये इजीली क्रॉस कर जा रहा है बेटे, ये इजीली क्रॉस कर जा रहा है। ये जनरली न्यूक्लियस के अंदर जाके काम करता है, ये जनरली न्यूक्लियस के अंदर जाके काम करता है, क्योंकि देखो यहां तो रोक ही नहीं रहा, यहां भी कोई नहीं रोक रहा इसको, और अंदर चला जा रहा है। ये यहां पे आ जा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है, और इसके रिसेप्टर्स न्यूक्लियस में पड़े होते हैं।
इसके जो रिसेप्टर्स है न्यूक्लियस के अंदर पड़े होते हैं, रिसेप्टर इन न्यूक्लियस। ये अपने रिसेप्टर के पास जाता है न्यूक्लियस के अंदर जाके, जनरली न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। दिस इज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये जनरली जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं, देखो जैसे ये होते हैं जनरली बाहर कोई ना कोई इंजाइम एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करते हैं, बाहर बाहर करते हैं, जनरली न्यूक्लियस से बाहर अपना काम करते हैं, इंजाइम कोई ना कोई एक्टिवेट करके वहां से कोई केमिकल रिएक्शन कराने लग जाते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर जाके डीएनए की फंक्शनिंग को चेंज करते हैं। ये जनरली डीएनए की फंक्शनिंग को चेंज करता है। जैसे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स डीएनए के ऊपर जाके लग गया, मान लो ये वाला जीन पहले एक्टिवेटेड नहीं था, मान लो यहां से यहां तक एक जीन है, दिस इज सम जीन, दिस इज सम जीन, ये एक्टिवेट हो गया, पहले ये एक्टिवेटेड नहीं था, तो हो सकता है ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इसको एक्टिवेट कर दे, एक्टिवेट करके यहां से एमआरएनए बन जाए, एमआरएनए बन जाए, फिर यहां से प्रोटीन बन जाए, कोई नया प्रोटीन बनवा दें। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इस जीन को इनएक्टिवेट कर दे, हो सकता है पहले एक्टिवेटेड हो बाद में इनएक्टिवेट कर दे, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पर जो भी ये करेगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स लिपिड सॉल्युबल वालों का, वो जनरली डीएनए के ऊपर इफेक्ट करता है। डीएनए को या तो चलाना शुरू कर देगा, डीएनए को चुप करा देगा, एक्सप्रेशन या तो एक्सप्रेशन शुरू करा देगा, एक्सप्रेशन बंद करा देगा। ये डीएनए को नहीं छेड़ते, ये जनरली साइटोप्लाज्म में अपना एक्शन शो करते हैं। पहली बात तो ये सेकेंडरी मैसेंजर बनाते हैं, यहाँ पे कोई सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है। देन ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर नहीं करते, ये जनरली अपने सेकेंडरी मैसेंजर से बाहर ही कोई इंजाइम एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करा के कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट कर देते हैं। ये जनरली अंदर न्यूक्लियस के अंदर जाता है, इसका रिसेप्टर भी न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जनरली डीएनए की एक्टिविटी को चेंज करता है, या तो डीएनए के किसी जीन का एक्सप्रेशन बढ़ा देता है या किसी जीन का एक्सप्रेशन कम कर देता है। ये बात समझ में आई है? जल्दी बताओ बेटे, कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, बताओ। नोट करो इसको और मुझे बताओ जरा कमेंट सेक्शन में कि समझ में आता है कि समझ में नहीं आता है। बस खत्म है बेटा अपना चैप्टर, बस पीनियल ग्लैंड करना है अपने को। कमेंट सेक्शन में बता देंगे समझ में आता है तो। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, बताइए। हम्म, कोई डाउट बेटे? यूट्यूब वालों कोई डाउट है बेटा?
चले खत्म करें चैप्टर, पीनल ग्लैंड करें। अरे तुम लोगों का कमेंट कहाँ गया, रुक जाओ। रुक जाओ यार, तुम लोगों का कमेंट चला गया, रुक जाओ। नहीं बेटा, प्राइमरी मैसेंजर्स हार्मोन्स होते हैं, रुद्राक्ष सेकेंडरी मैसेंजर्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल हार्मोन प्रोड्यूस करता है सेल के अंदर। चलो बस खत्म पीनल ग्लैंड, कुछ नहीं करना पीनल ग्लैंड में बेटा। ये कर सकते हो आप, ये कर सकते हो आप, ये बिल्कुल कर सकते हो बेटे आप। बायोकेमिकल रिस्पॉन्स समझ रहे हो, कुछ नहीं है, वही है किसी ना किसी एंजाइम की एक्टिवेशन। ठीक है, ये आपका देखो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अंदर बन रहा है। आ जाओ पीनल ग्लैंड पे, आ जाओ, एक मिनट। सिंथेटिक इफेक्ट होता है मोबिन, एनाबॉलिक इफेक्ट को सिंथेटिक इफेक्ट कहते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरॉन का, एंड्रोजन्स का सिंथेटिक इफेक्ट होता है ना मसल्स के ऊपर और बोन्स के ऊपर। ग्रोथ फैक्टर बता दिया मैंने पलक, बात कर ली बेटा। जब ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होता है तो हमारी बॉडी से ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज कराता है जगह जगह से, जो कि बॉडी की ग्रोथ में फिर हेल्प करते हैं। फिर डन। नाउ पीनल ग्लैंड हमारे ब्रेन के, ये हमारा ब्रेन है, ये सेरिब्रम, ये मिड ब्रेन, ये पॉन्स, ये मेड्यूला, ये सेरिबेलम, इसके डॉर्सल साइड पे पड़ा होता है। पीनियल ग्लैंड ऑन डॉर्सल साइड ऑफ ब्रेन, पीछे वाली साइड पे पड़ा होता है। थर्ड वेंट्रिकल, यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल होता है, थर्ड वेंट्रिकल के पीछे पड़ा होता है, यहाँ पे पड़ा होता है ऑन डॉर्सल साइड ऑफ ब्रेन। और ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं मिलेटोनिन, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मेलानिन। मेलानिन तो पिगमेंट हो गया, ये है तेरा मिलेटोनिन, मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन रात को ज्यादा निकलता है बॉडी में और दिन में कम निकलता है। इससे आपको नींद आती है, स्लीप प्रोड्यूसिंग होता है ये। तो ये डिसाइड करता है बेसिकली आपका 24 आवर स्लीप वेक साइकिल, ये डिसाइड करता है आप कब सोते हो कब जागते हो। इसको आपकी सिरकेडियन रिदम भी कहते हैं, सिरकेडियन रिदम भी कहते हैं बेटा, RHYTHM। ये इसका मेन फंक्शन है, ये इसका मेन फंक्शन है, ये स्लीप प्रोड्यूसिंग होता है। ठीक है, रात को ये बढ़ता जाता है और अंधेरे में ज़्यादा निकलता है पिनियल ग्लैंड से, तो आपको नींद आ जाती है। दिन में उजाले में कम निकलता है, इसलिए दिन में हमें कम नींद आती है। तो ये आपकी 24 आवर स्लीप वेक साइकिल, बेसिकली आप कब सो रहे हो कब जाग रहे हो इससे डिसाइड होता है। इसको सर्केडियन रिदम भी कहते हैं आपकी बॉडी का। अब क्या है, पीनल ग्लैंड है चोर, ये बाकी बहुत सारे ग्लैंड्स के फंक्शन लेके बैठा हुआ है बेटे, आपको ये सारे याद करने हैं। पीनल ग्लैंड NCERT से मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, ये एक बार नोट डाउन करो। इतना बकवास है, जैसे बॉडी टेम्परेचर हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, तो ये कहता है मैं भी करूँगा, तो ये हाइपोथैलेमस का फंक्शन चुरा लिया, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। देन इम्यून सिस्टम आपका थाइमस रेगुलेट करता है ना, ये कहता है मैं भी करूँगा, तो आपका इम्यून सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस करता है। देन मेटाबॉलिज्म आपका थायराइड ग्लैंड कहता है मैं करूँगा, लेकिन ये कहता है मैं भी करूँगा, तो मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट चुरा लिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसने। पिगमेंटेशन आपका मेलानिन से होता है, MSH से, पिट्यूटरी से MSH रिलीज होता है पार्स इंटरमीडिया से, फिर वो मेलानिन मेलानोसाइट्स को एक्टिवेट कर देता है, तो वहाँ से मेलानिन रिलीज होता है। ये कहता है मैं भी करूँगा पिगमेंटेशन को अफेक्ट। तो ये ऐसे चोर है बहुत ज़्यादा, मैं तुम्हें NCERT से पढ़ाती हूँ इसकी चोर वाली हरकतें, ये चोर है बेटा। पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। पीनियल ग्लैंड सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड मिलाटोनिन, जो कि अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है ट्रिप्टोफैन का, डेरिवेटिव है ट्रिप्टोफैन का। मिलाटोनिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ 24 आवर, जिसको हम सर्केडियन रिदम या डायूर्नल रिदम ऑफ द बॉडी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल राइम ऑफ स्लीप वेक साइकिल। ठीक है, अब देखो, अब चोर देखो, चोर चोर बॉडी टेम्परेचर हाइपोथैलेमस करता है, लेकिन भाई कह रहा है मैं भी करूंगा,
हाइपोथैलेमस करता है, ये कह रहा है मैं भी करूंगा, ठीक है। इट इन एडिशन मेलेटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म थायराइड करता है, भाई कहता है मैं भी इन्फ्लुएंस करूंगा। पिगमेंटेशन मेलानिन करता है, भाई कहता है मैं भी करूंगा, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन इफेक्ट करते हैं, एलएच एफएसएच इफेक्ट करते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन इफेक्ट करते हैं, ये कहता है भाई मैं भी करूंगा। डिफेंस कैपेबिलिटी को थाइमस करता है, ये कहता है मैं भी करूंगा। तो ये चोर है बेटा, इसके बारे में हमें ये नहीं करना कि ये कैसे करता है कैसे करता है, रट्टा मारना है कि कितने लोगों की रोजी रोटी चुराने की कोशिश कर रहा है। हाइपोथैलेमस की रोजी रोटी चुरा रहा है, पिट्यूटरी की रोजी रोटी चुरा रहा है, एलएचएफएसएच जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं वो कह रहा है मैं भी करूंगा, ठीक है। तो ब्रेन से ही दो तो चुरा लिए। फिर थोड़ा नीचे आओ, थायराइड की रोजी रोटी चुराने की कोशिश कर रहा है, थायराइड कह रहा है मेटाबॉलिज्म को मैं करता हूँ, बीएमआर को मैं करता हूँ, ठीक है, ये कह रहा है मैं भी करूंगा, ठीक है। पैराथायराइड को नहीं कुछ चुराता क्योंकि वो कैल्शियम लेवल रेगुलेट करता है। फिर थोड़ा और नीचे आओ, और क्या करता है, पैंक्रियास का भी वो नहीं चुरा रहा, थाइमस, थाइमस का चुरा रहा है, इम्यून सिस्टम हमारा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, डिफेंस कैपेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, जो कि थाइमस करता होता है, ठीक है। और कोई रह गया, हाँ ये रह गया, मेलानिन पिगमेंटेशन में रोल करने की कोशिश करता है। हाँ पीवाईक्यू करा देती हूँ, सच है, कॉपी कैट, बिल्कुल 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 बेटे, कॉपी कैट है, बिल्कुल कॉपी कैट है। तो इसकी कॉपी कैट की हरकतें हमने याद रखनी है, लाइन टू लाइन याद रखना है इसको, ताकि हम बता सके पीनियल ग्लैंड का कौन कौन सा है। 24 आवर रिदम, सर्केडियन रिदम, डायूर्नल रिदम, ये तो याद रखना ही रखना है। साथ में हमें याद रखना है बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, ठीक है, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफेंस कैपेबिलिटीज। चलो अब देखते हैं कितना क्वेश्चन कर पाओगे। करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टीरॉयड हार्मोन, 2024 का क्वेश्चन है ये, कर जल्दी कर बेटा। स्टीरॉयड स्टीरॉयड स्टीरॉयड, पेप्टाइड हार्मोन। ठीक, आजा आगे आजा, ये तो अपन ने कर लिया था। ये कर, इजी, मैच करना है, कर जल्दी कर, कर बेटे। एएनएफ हार्ट से रिलीज होता है, सीसी के ड्यूडेनम से रिलीज होता है, लेकिन ड्यूडेनम का ऑप्शन नहीं है। तो सीसी के निकलता ड्यूडेनम से है, लेकिन एक्ट करता है पैंक्रियाज पे और गॉल ब्लैडर पे। तो यहाँ पे मैं पैंक्रियाज लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट ही नहीं करता, किडनी से इसका कोई वो ही नहीं है। जीआईपी गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करता है, और एडीएच जो है वो किडनी पे एक्ट करता है। देखो एएनएफ हार्ट पे एक्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी हार्ट दिया हो तो हमें मार्क करना पड़ेगा, हार्ट से रिलीज होता है। कर लो, ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। इजी, ये हमने कर लिया था, ये हमने कर लिया था, इसको हटाओ, थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं। आओ, सॉरी, ये करो तो, करो करो, करो। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, यूरिन के अंदर कौन कौन सी दो कंडीशन हो जाती हैं। यूरेमिया किडनी फेलियर की वजह से होता है, यूरेमिया मतलब ब्लड में यूरिया बढ़ जाना, यूरेमिया इज यूरिया, टू मच यूरिया इन ब्लड। कीटोन्यूरिया, ग्लाइकोसूरिया, कीटोन बॉडीज इन यूरिन एंड ग्लूकोज इन यूरिन, ठीक है। रीनल कैल्कुलाई, कैल्शियम ऑक्सलेट बढ़ जाता है आपके बॉडी में, तो वो उसकी गांठें बन जाती हैं, स्टोन्स बन जाते हैं, वो फंस जाते हैं किडनी में, उसका मेलाइटिस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चल आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करो तो, डिजीज मार्क करो तो, ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है, ईयर नहीं दिख रहा मुझे, मार्क कर तो।
किसका कौन सा डिजीज है? बहुत आसान है, बहुत आसान है, करो। रुद्राक्ष चेक करके बताऊंगी, चेक करके बताऊंगी, है ना। पिट्यूटरी ADH की कमी से, डायबिटीज, सॉरी, गलती गलती गलती, सॉरी 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 सॉरी, इंसिपिडस, पैंक्रियाज में इंसुलिन की गलती से, मेलाइटिस, एड्रिनल ग्लैंड में एडिसन्स और कुशिंग्स डिजीज होता है, थायराइड से ग्रेव्स होता है, गॉइटर होता है, एक्सोप्थाल में गॉइटर होता है, मेक्सोडीमा होता है, रेटिनिज्म होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चल आगे। देखो तुम देख रहे हो, तुम सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो अब, तुम देखो 2020 में करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, बिल्कुल। चलो पहले तुम लोग सॉल्व करो, मैं तो कर ही दूंगी, तुम करो, करो बेटे। ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया ना, हाइपरग्लाइसीमिया करता है। इंसुलिन एक्ट्स ऑन पैंक्रियाटिक सेल्स एंड नहीं रे, इंसुलिन एक्ट्स ऑन हिपैटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स, गलत। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया, नहीं रे, हाइपोग्लाइसीमिया। सही सही। चल फिर से डिजीज का है, देख डिजीज का फिर से क्वेश्चन आ गया, मार्क कर दे बेटे, डरना नहीं है तूने, मार्क कर। इंसुलिन की प्रॉब्लम की वजह से मेलाइटिस, ग्रोथ हार्मोन की प्रॉब्लम की वजह से, एक्रोमेगाली कॉर्टिकॉइड्स की प्रॉब्लम से, एडिसन्स डिजीज, थायरॉक्सिन की प्रॉब्लम से गॉइटर। सही सही। चल बेटे आगे चल। ये क्या हो गया, ये स्लाइड्स ब्लैंक कैसे हो गई मेरी? चलो भाई चैप्टर खत्म। अगर अच्छा लगा और समझ में आया हो, एनसीईआरटी पढ़ना अगर तुम लोगों को एक एक लाइन क्लियर है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी ये जान के कि मैं तुम लोगों की हेल्प कर पाई हूँ एक चैप्टर में। अगर कोई दिक्कत है चैप्टर में, तो मुझे लगता है कोई चीज़ मैं और अच्छी तरीके से पढ़ा सकती हूँ, तो वो भी तुम लोग मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे तो मैंने सोचा हुआ है कि मैं कौन सा पढ़ाऊंगी, फिर भी मैं तुम लोगों का ओपिनियन जानना चाहती हूँ। और ये जो PYQs हैं, ये मैं आप लोगों को ऐप पे अपलोड करवा दूंगी, और मैं आज टेलीग्राम पे भी अपलोड करवा दूंगी, तो जो बच्चा यूट्यूब से पढ़ रहा है वो भी ये क्वेश्चंस कर सकता है, प्रैक्टिस PYQs। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारी डन है। हाँ प्रणव, मजे आगे पढ़ के तेरे को? चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू माही। ह्यूमन फिजियोलॉजी डन है, टेस्ट के लिए तैयार रहो अब। इसका टेस्ट तुम लोगों को मैं दूंगी ऐप पे परसों, परसों टेस्ट हो जाएगा इसका। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी का टोटल टेस्ट कब लेना है वो बात कर लेते हैं। ठीक है, मंडे को नया चैप्टर शुरू करेंगे, देखते हैं। अब +1 की अब कोई क्लास नहीं होनी इस हफ्ते, +2 की क्लासें चलेंगी, +2 की क्लास का टाइम बता दूंगी ऐप पे। चलो ठीक है, बाय बाय बाय, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।